नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदर एग्जाम क्रैकर में। इससे पिछली क्लास में 25 नंबर तक के सभी क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब बात करेंगे इस वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 26 की। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्य हैं उसे भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर क्या है? 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इस चीज को याद रखना है। जो मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे पता है, इसे 1976, ठीक है, 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसके द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, इसमें किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें किसकी सिफारिश की गई थी? स्वर्ण सिंह समिति की। ठीक है, सिंह समिति की। ठीक है, तो इसी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है? जो मौलिक कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में शामिल है? तो आपका आंसर क्या है? अनुच्छेद 51 का ए, ऑप्शन यानी कि बी सही है। देखो, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए, ठीक है, और अगर भाग की बात करें तो भाग कौन है? 4 का ए। ठीक है, यानी ये रोमन शब्द है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 का ए के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना, यानी अनुच्छेद 51 के ए और भाग 4 के ए के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या शुरू में कितनी थी? जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या शुरू में कितनी थी? इस चीज को याद रखना है। पूछ रहा है शुरू में कितनी थी, तो शुरू में कितनी थी? 10 थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। इस चीज को याद रखना कि बाद में 6वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? संविधान संशोधन द्वारा 11वां, ठीक है, कर्तव्य जोड़ा गया। इस चीज को याद रखना, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था? 2002। ठीक है, ये जो 6वां संविधान संशोधन है ये 2002 द्वारा। ठीक है, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 2002। ठीक है, इसके द्वारा वो कौन सा था? उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। ठीक है, ये 11वां कर्तव्य था। इस चीज को आप याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा भारतीय संविधान ने किस देश से ली है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आप कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो रूस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही है, रूस से, सोवियत संघ से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे ज्यादा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को याद रखना। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप इसके ऑप्शन को एक बार पढ़िए। नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाना, या फिर ऑप्शन बी नागरिकों को उनके दायित्वों का बोध कराना, या फिर ऑप्शन सी सरकार की शक्तियां बढ़ाना, लास्ट न्यायपालिका की स्वतंत्रता बढ़ाना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नागरिकों को उनके दायित्वों का बोध कराना। ठीक है, इसका उद्देश्य ऐसे जिम्मेदार नागरिक बनाना है। ठीक है, किस चीज का? मौलिक कर्तव्य का। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे जिम्मेदार नागरिक बनाना है जो राष्ट्र के आदर्शों का सम्मान करें। ठीक है, यानी जो अपना राष्ट्र है इसके आदर्शों का सम्मान करे और पर्यावरण की रक्षा करे। ये सारी चीजें राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें बताया है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस भाग में शामिल है। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस भाग में शामिल है। तो ये किस भाग में शामिल है, भाग 4 में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे शायद ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, भाग 4 में शामिल है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शन है। ठीक है, यही सही है, भाग 4 में शामिल है। देखो, निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो भाग 4 में है, लेकिन अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद क्या है, यानी आर्टिकल। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल क्या है, 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 तक वर्णित है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये इसमें है, ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है तो आप वहां से हटा दीजिए, यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा लेते हैं, ये चीज यहाँ पे लिखा रहने देते हैं और यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, यही राइट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए। देखो यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था कि जो ये सिद्धांत है किस भाग में शामिल हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ कह रहा है किस संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, अलग है। ठीक है, तो किस संविधान से लिया गया है इस चीज को आप अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन बी, आयरलैंड संविधान। ठीक है, आयरलैंड संविधान यहाँ पे लिख लीजिए, आयरलैंड संविधान। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही है, इस चीज को आप समझेंगे। देखो, ये जो निर्देशक सिद्धांतों की जो प्रेरणा है वो आयरलैंड संविधान से ली गई है, लेकिन एक चीज इसमें याद रखना कि इसने स्पेन के संविधान से लिया है। ठीक है, इसने स्पेन के संविधान से लिया है, इस चीज को आप समझते होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आयरलैंड का राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, लेकिन इन्होंने, आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, स्पेन से लिया है। ठीक है, कहाँ से, स्पेन से लिया है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। देखो, भारत में इन्हें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है। ठीक है, अगर इनका हम उद्देश्य की बात करेंगे तो आप ये लाइन समझिए कि भारत में इन्हें क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है। देखो, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, ये चीज अभी अभी हमने आपको बताई है। इसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अभी अभी हमने ऊपर बात किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किसके लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये किसके लिए बाध्यकारी नहीं है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझना। किसके लिए बाध्यकारी नहीं है, नागरिकों के लिए, न्यायपालिका के लिए, या फिर विधायिका के लिए, या फिर कार्यपालिका के लिए। तो किसके लिए बाध्यकारी नहीं है, विधायिका के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। ये सरकार के लिए एक नैतिक दायित्व होते हैं। ठीक है, कि वह कानून बनाते समय इनका पालन करे, तो इस चीज को याद रखना अच्छे से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का उदाहरण है। अब इसमें से 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से कौन सा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है, ऑप्शन बी, जिसमें समान वेतन का अधिकार है। ठीक है, समान वेतन का अधिकार है। यहाँ पे आप लिख लीजिए समान वेतन का अधिकार और समान। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है, इस चीज को सही करना है ऑप्शन। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, इसमें पॉइंट नहीं ऐड है। ठीक है, उसको ऐड करिए। समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, इस चीज को याद रखना, समान कार्य के लिए समान वेतन यहाँ पे लिखना है। हम लिखते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो वो किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है,
पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। कैसी स्वतंत्रता? पूर्ण स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। भारतीय न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, जिससे यह निष्पक्ष न्याय करती है। इस चीज को याद रखना, जब पूर्ण स्वतंत्रता इसे प्राप्त है तभी ये निष्पक्ष न्याय कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। स्वतंत्र न्यायपालिका का उद्देश्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करती है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है वो न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या क्या टिक करेंगे? न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। मौलिक अधिकारों की रक्षा और न्याय की समीक्षा सुनिश्चित करता है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 38, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? वो सभी को पता है, प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस चीज को ऐसे याद करना कि भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को किस आधार पर हटाया जा सकता है? ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो कौन सा आधार है? इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है, इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, आप कमेंट करिएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। न्यायिक समीक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो न्यायिक जो समीक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिकल 32 जो है, ठीक है, उसे संविधान की आत्मा किसने कहा? तो आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम बताएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। इस चीज को याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आप इसका आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ से? न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है। न्यायिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। न्यायिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कानूनों की संवैधानिक की जांच करना होता है, संवैधानिकता की जांच करना होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही है। देखो, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संविधान के विरुद्ध बनाए गए किसी भी कानून या फिर आदेश को वो निरस्त कर सकती है, ठीक है। विशेष रूप से अगर बात करें, यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है। विशेष रूप से अगर हम बात कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायिक समीक्षा बैठा सकती है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है? अच्छा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। किसको प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी इसका सही है। देखो, इसको थोड़ा अच्छे से समझो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अनुच्छेद जो 32 है, ठीक है, भारत में अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद जो 226 है वो उच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का अधिकार दोनों न्यायालयों को प्राप्त है। कहने का मतलब है, अगर मान लो आपके अधिकारों का किसी ने उल्लंघन किया तो आप आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। और अगर किसी ने आपके उसी सेम अधिकारों का उल्लंघन किया तो आप 226 यानी 226 आर्टिकल है ये, ठीक है, इसके तहत आप उच्चतम न्यायालय को सीधे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे ये चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। न्यायिक समीक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है? ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। न्यायिक समीक्षा का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में कहाँ है? तो कहाँ पे है, इस चीज को याद रखना, अनुच्छेद 13 में है, ठीक है, अनुच्छेद 13 में है। तो अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हो, इस चीज को याद रखना, अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हो वो क्या होगा? अमान्य हो जाएगा, यानी कि मान्य नहीं रहेगा वो, ठीक है। यही न्यायिक समीक्षा का आधार होता है, ठीक है, यही क्या होता है? न्यायिक समीक्षा का आधार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखो, ये चीजें जो है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, इस चीज को याद रखना।
और ये किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, जहाँ भी ये पूछे जाते हैं वहाँ सब सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इसका लेवल आपको बता रहा हूँ कि ये लेवल तक ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं, ठीक है। आप अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि हाँ हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इस चैप्टर से, क्योंकि सबसे अच्छा काम मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने इसको चैप्टर वाइज कर दिया है, ठीक है। मैंने चैप्टर किया है, फिर उसके जो टॉपिक होते हैं उस टॉपिक को टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। जैसे हम संविधान सभा से क्वेश्चन लेके आए थे 250, ठीक है, तो आपका 250 चल रहा है। अब संविधान सभा की विशेषता से क्वेश्चन लेके आए हैं, उसके लिए भी हमने 400 क्वेश्चन रेडी किया है, ठीक है। यानी आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारत ने किस देश से लिया है। न्यायिक समीक्षा का जो ये सिद्धांत है कहाँ से लिया गया है, वो यूएसए से लिया गया है। यूएसए मतलब अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। न्यायिक समीक्षा के तहत न्यायपालिका क्या कर सकती है। तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। ऑप्शन ए में है संविधान संशोधन कर सकती है, नहीं बिल्कुल नहीं। असंवैधानिक कानूनों को शून्य घोषित कर सकती है, हाँ ये सही आंसर इसका, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। चलिए इस चीज को याद रखना, ठीक है, अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मूल संरचना का सिद्धांत से रिलेटेड है, ठीक है, मूल संरचना का सिद्धांत से रिलेटेड है। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मूल संरचना का सिद्धांत सबसे पहले किस मामले में प्रतिपादित किया गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको बता दें एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये फेमस क्वेश्चन है। मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले किस मामले में प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। तो किस मामले में किया गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें किया गया था, ठीक है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये केस क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो 1973 में, ठीक है, इस चीज को अच्छे से सुनना, ठीक है। 1973 में केशवानंद भारती केस में, जो केशवानंद भारती केस है ये 1973 का केस है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद जो है वो विधानसभा की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि मूल संरचना का सिद्धांत जो है सबसे पहले किस मामले में आया था, प्रतिपादित किया गया था, वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है। और इसके पीछे की हमने आपको कहानी भी बता दी कि 1973 में केशवानंद भारती केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद जो है वो संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है, यानी मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। तो मूल संरचना से ये भी रिलेट करता है। मूल संरचना के सिद्धांत के अनुसार, मूल संरचना के सिद्धांत के अनुसार संविधान के किस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो किस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है, अधिकार में। कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार में, यानी भाग 3 में, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही है। मौलिक अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना जाता है, ठीक है, और इसलिए इसे इस प्रकार से संशोधित नहीं किया जा सकता जिससे इनका मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाए। इस चीज को आप समझो, ठीक है, इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 48। मूल संरचना में शामिल तत्व कौन से हैं। तो वो तत्व कौन से हैं, न्यायिक समीक्षा, ठीक है, कौन से हैं, न्यायिक समीक्षा। इस चीज को आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बी आपका सही है। न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संघवाद, इनको सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है। हिस्सा ही नहीं, अनिवार्य हिस्सा माना है, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। धर्म निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र, लोकतंत्र और संघवाद, संघवाद, इनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है, संविधान की मूल संरचना का अनिवार्य हिस्सा माना है, ठीक है, मूल संरचना का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मूल संरचना के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, किसने किया था, उच्चतम न्यायालय ने किया था, यानी ऑप्शन बी सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की थी। इस चीज को याद रखना, ताकि संविधान के मूल जो है उनके मूल्यों की रक्षा की जाए, ठीक है, जो मूल कर्तव्य है उनके मूल्यों की रक्षा की जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जब हमें ये पता है कि कौन कौन से मूल संरचना के हिस्सा होते हैं तो हम ये तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन देखते हैं। जैसे अभी हमने बात किया था धर्मनिरपेक्षता, ये भी है, संहिता यानी ये भी है, मौलिक अधिकार ये भी है, लेकिन संपत्ति का अधिकार ये नहीं है, ठीक है। अभी हमने ऊपर बात किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने अभी ऊपर बात किया था, ये देखो धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, संघवाद,
ये क्या है, मूल संरचना है, ठीक है, और ये न्यायिक समीक्षा भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने यहाँ पूछा है कि हिस्सा नहीं है, मूल संरचना का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो ये धर्मनिरपेक्षता है, संघीयता है, मौलिक अधिकार भी है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी सही है, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, ठीक है। यानी संपत्ति का जो अधिकार है वो नहीं है मूल संरचना का हिस्सा, ठीक है। अब एक चीज संपत्ति का अधिकार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि संपत्ति का जो अधिकार है, ठीक है, वो 44वें संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, संशोधन, ठीक है, संशोधन 1978, ठीक है, इसके द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था, ठीक, इस चीज को याद रखना। इसी के द्वारा क्या हुआ था, संपत्ति का जो अधिकार है हटा दिया गया था, ठीक है। और अब यह क्या रह गया है, अब यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, जो किसके अंतर्गत आता है, इस चीज को भी याद रख लो, वो आता है आर्टिकल आर्टिकल 301 के अंतर्गत आता है, ठीक, इस चीज को याद रखना अच्छे से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। हमने इसमें 50 नंबर के क्वेश्चन तक डिस्कस किया है, ठीक है, और कोशिश की है कि आपको हम बेस्ट सोल्यूशन इसका दें, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश भी की है। बाकी आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही, और हम कल से इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।